आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा शाह आचार्य संस्कृत विभाग राज्य की महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार हो। हमने अभी तक अव्ययी भाव समास में अधिगोपम, अधिहरि और सहरि, अनुज्येष्ठम, इस तरह से कुछ रूपों का अध्ययन किया है। अब हम इसके आगे चलते हैं। अगला रूप है सचक्रम। अगला रूप क्या है? सचक्रम, चक्र के साथ। सचक्रम मतलब हुआ चक्रेण सह, चक्र के साथ। चक्रेण युगपत, चक्र के साथ। युगपत कहते हैं जब जैसे मान लीजिए मैं हूँ और रामचंद्र है, हम दोनों एक साथ कहीं जाते हैं तो ये युगपत जाना होगा, एक साथ, उस अर्थ। तो चक्रेण युगपत का मतलब हुआ चक्र के साथ। चक्र मतलब मान लीजिए पहिया, चक्र मतलब मान लीजिए गाड़ी, ये कहीं भी जा रही हो तो उसके साथ साथ जाना, तो चक्रेण युगपत हो गया। लौकिक विग्रह हो गया चक्रेण युगपत। अलौकिक विग्रह हो गया चक्रटा सह। अलौकिक विग्रह क्या हो गया? चक्रटा सह। टा क्यों हुआ? चक्रेण है, चक्रेण तृतीया का एक वचन है। चक्रेण युगपत कहा ना, तो चक्र क्या है? चक्रेण क्या है? तृतीया का एक वचन है। रामेण, उसी तरह से चक्रेण, इसी तरह से बालकेन जो बनता है युग, तो तृतीया के एक वचन में क्या हुआ? चक्र टा। टा होता है तृतीया एक वचन में। टा भ्याम भिस, आपको भेजा है, शायद याद हुआ होगा। सु ओजस अम औट शस टा भ्याम भिस, गे भ्याम भ्यस, गसी भ्याम भ्यस, गस ओस आम गी ओस सुप, और फिर संबोधन में सु ओजस हो जाता। तो क्या हुआ? टा, चक्र टा। और जो युगपत है उसके लिए कौन सा शब्द आया? सह। सह पूरा, सह, सह। तो इसका समास किससे होगा? बार बार आपको बताया जा रहा है, अव्ययम विभक्ति। अव्ययम विभक्ति, अव्ययम विभक्ति आगे वो है आनुपूर्व्य युगपत, इस तरह से काफ़ी बड़ा सूत्र है। उसमें से अव्ययम विभक्ति अपन रख लेते हैं। तो अव्ययम विभक्ति सूत्र से क्या हो गया? समास हुआ। और समास होने पर जैसा कि आपको बताया गया है कि उसकी जो विभक्ति होती है उसका लोप हो जाता है, उसमें जो भी विभक्ति होती है। इसमें एक विभक्ति है, कौन सा? टा। उस टा का लोप हो गया, क्या बना? चक्र और सह, चक्र प्लस सह, यही हुआ ना। टा निकल गया, टा निकल गया तो क्या बना? चक्र प्लस सह। अब एक सूत्र है, ये जो सह है वह उपसर्जन कहलाता है। सह जिसके स्थान पर आया है ना, किसके स्थान पर आया? युगपत के स्थान। तो वो प्रथमा विभक्ति में है, वो थोड़ी लंबी प्रक्रिया है, आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगी, इसलिए सीधा इसको लेते हैं कि इसको सीधे लेते हैं कि चक्र सह जो है वो उपसर्जन है। या इसको समझना चाहें तो जो सूत्र है उसमें जो प्रथमा विभक्ति में प्रयोग हुआ है, सूत्र में अव्ययम विभक्ति, आनुपूर्व्यम, इस तरह से कहा, विभक्ति आनुपूर्व्यम युगपत, इस तरह से। तो ये सब प्रथमा विभक्ति में है। तो जो भी प्रथमा विभक्ति में है सूत्र में, उसको बताने वाला जो शब्द है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है। तो युगपत प्रथमा विभक्ति में है सूत्र में, जब आप देखेंगे तो। और उसको युगपत को बताने वाला शब्द है सह। तो सह की उपसर्जनम पूर्वम सूत्र से इत संज्ञा होगी। ठीक है? उपसर्जनम पूर्वम से उसका पूर्व निपात होगा, क्षमा करें, उपसर्जनम पूर्वम से उसका पूर्व निपात होगा। पूर्व निपात होगा मतलब पहले आ जाएगा। तो इसको मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि सह जो है, जैसे पहले हमने अनु किया, अधि किया, उस पहले सहरी में भी सह था, और अब यहाँ भी सह है। तो सह की उपसर्जन संज्ञा हुई, और उपसर्जनम पूर्वम एक सूत्र आता है, वो कहता है इसको पहले रखो। तो सह को पहले रखना पड़ेगा। तो सह प्लस चक्र, सह प्लस चक्र। और अव्यवी भावे चाकाले सूत्र है एक, वो कहता है कि सह में से ह निकल जाए, स बचता है, सह का स बचता है।
तो स प्लस चक्र, और मिला देने पर क्या हुआ, सचक्र। सह प्लस चक्र है ना, तो उसको मिला दिया तो क्या हो गया, सचक्र। तो सचक्र हो गया। तो सचक्र होने पर क्या हुआ कि सचक्र हो गया। अब चूंकि यह समास हुआ है, समास को भी प्रातिपदिक ही माना जाता है कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से, तो सचक्र भी प्रातिपदिक ही हुआ। तो प्रातिपदिक है तो इसको पद बनाने के लिए प्रथमा एक वचन में सु का योग करेंगे, सु का। आप और सचक्र क्या है, अव्ययी भाव समास है, तो अव्ययी भाव समास होने से क्या हुआ, ये नपुंसक है, स नपुंसकम, वो नपुंसक है। और नपुंसक में कल हमने चर्चा की थी कि यदि नपुंसक पद है और उसके अंत में अ है, तो सचक्र के अंत में अ है, सचक्र, र के बाद अ है, सचक्र। तो जो समास है, नपुंसक है और उसके अंत में अ है, तो उससे यदि सु का योग होता है तो सु अम में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, अम, अ और हलंत में, अम में। तो सु यहाँ भी सचक्र में भी अम में बदल गया। तो क्या हो गया, सचक्र प्लस अम। क्या हो गया, सचक्र प्लस अम। और फिर अन्य कार्य होकर सचक्रम रूप की सिद्धि होती है। सचक्र प्लस अम हुआ ना, सचक्र प्लस अम में अम जो है वह अम सचक्र में मिलता है जाकर, तो सचक्रम रूप की सिद्धि होती है। इस तरह से इसका रूप सिद्ध हो जाता है सचक्रम का। हमेशा ये ध्यान रखिए कि जो नपुंसक है वह उसके परे जो सु है, यदि वह उसके अंत में है तो सु के स्थान पर अम होगा, और यदि ई ऊ है तो उस सु का लोप हो जाएगा। जैसे हमने अधिहरि में देखा था, हरि में सु लगाया था, उसका लोप हो गया। हरि ई है तो उसका लोप हो गया। उसी तरह से हमने सहरि में देखा, उसमें भी लोप हो गया। लेकिन अधिगोपम में सु का अम हो गया। अधिहरि में तो सु का लोप हो गया, लेकिन अधिगोपम में सु का अम हो गया। क्यों? क्योंकि अधिगोप जो है उसके अंत में अ है। तो नपुंसक यदि प्रातिपदिक है और उसके परे प्रथमा एक वचन में सु है तो उस सु का अम हो जाता है। सु का क्या हो जाता है, अम हो जाता है। तो अधिगोप अम बराबर अधिगोपम। उसी तरह से यहाँ पर सचक्र है, उसके अंत में क्या है, अ है, तो अ के परे सु है, ये नपुंसक है, तो यहाँ भी सु को अम हो जाएगा, इसलिए सचक्रम ये बनेगा। यह हुआ आपका सचक्रम। अब इसके बाद अगली सिद्धि है ससखी। ससखी, अब ससखी कौन है, तो ससखी है सख्या सदृशः। जो सखी अगर आप समझ रहे होंगे कि स्त्रीलिंग में है, तो ऐसा नहीं है। सखी पुल्लिंग में भी सखा, सखायो, सखाया वैसा बनता है। लेकिन सखी सदृश मतलब सखी के समान है। जो वहाँ क्या कहा, हरे सादृश्यम, हरि के समानता। और यहाँ कहा कि हरि के समान, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है, हरि की समानता। जैसे मान लीजिए आपको उदाहरण बताया कि पौंड्रक नाम का राजा था, वह हरि की समानता करता था। मैं भी हरि हूँ, उसने 2 हाथ लगा लिए, शंख चक्र गदा पद्म उसमें रखता था हाथ में, और क्या कहते हैं उसको, घूमता रहता था वैसे। लेकिन ये हुआ उसका हरे सादृश्यम, हरि की समानता कर रहा है वो। लेकिन यदि वो हरि के समान ही होता तब वहाँ सदृशः कहलाता। जैसे यहाँ का सख्या सदृशः, सखी के समान। यहाँ व्यक्ति है, वहाँ पर गुण है। यहाँ कौन है, व्यक्ति स्वयं है, हरि के समान है, जो सखी के समान है जो। और वहाँ क्या है, जो हरि का गुण है उसके समान, उसकी समानता कर रहा है वो। तो ये बड़ा अंतर है दोनों में। तो इसका सख्या सदृश है तो लौकिक विग्रह हो गया। और अलौकिक विग्रह क्या होगा इसका, अलौकिक विग्रह होगा, सख्या कहा है तो तृतीया एक वचन है, तो सखी और तृतीया एक वचन में। अभी अभी हमने चक्रेण में पढ़ा है, चक्रेण, तो चक्रेण में क्या था, टा था, तो यहाँ भी सखी के साथ टा आएगा, सख्या, सखी टा। अब प्लस सदृशः, सदृशः की जगह पर क्या आएगा, सह, यहाँ भी सह आएगा, सह सह। सादृश्यम में भी सह आता है,
युगपत में भी सह आता है और सदृशः में भी सह आता है, ये ध्यान में रखने की बात है। तो सख्या सदृशः हो गया, सखी टा प्लस सह। अब अव्ययम विभक्ति सूत्र से इसका समास हो जाएगा, जैसा कि हम करते आए हैं, और टा का लोप हो जाएगा। सुपो धातु प्रातिपदिक जो सूत्र है वह विभक्ति का लोप कर देता है, तो टा का लोप हो जाएगा, तो सखी प्लस सह। अब फिर वही उपसर्जनम पूर्वम, सह उपसर्जन होगा, उपसर्जनम पूर्वम से सह पहले आ जाएगा, तो क्या बन गया, सह सखी, सह प्लस सखी। और अव्यवी भावे चाकाले सूत्र से सह को स हो जाता है, अभी हमने सचक्रम में भी किया, तो सह को स हो गया, तो स प्लस सखी क्या बन गया, मिलके स सखी। यहाँ तक तो बन गया स सखी। अब चूंकि यह समास है स सखी, इसलिए यह प्रातिपदिक है। एक सूत्र है कृत तद्धित समासाश्च, वह कहता है कि समास भी जिसका होता है वह भी प्रातिपदिक ही होता है। तो प्रातिपदिक का क्या मतलब है, प्रातिपदिक का मतलब है एक नया शब्द जो जिसका अर्थ जानना है, अभी जिसमें अर्थ होता है। तो अर्थ किससे जानते हैं, तो अर्थ जानते हैं हम प्रथमा विभक्ति के एक वचन का सू लगाकर। अगर द्विवचन है तो द्विवचन लगाएंगे, अगर बहुवचन है तो बहुवचन, सु ओजस, प्रथमा विभक्ति से जानते हैं इसका। तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति के सु का योग हुआ, ससखी सु, ससखी प्लस सु। अब आपको अभी तुरंत बताया कि यदि अ है अंत में, पहले हमें यह समझना है कि ससखी क्या है। ससखी अव्ययी भाव समास है, और अव्ययी भाव समास होने से क्या है, यह नपुंसक है, स नपुंसकम, वह नपुंसक है। तो नपुंसक होने से क्या हुआ कि आपको बताया कि अगर प्रातिपदिक के अंत में अ है तो सु का नपुंसक में अम हो जाता है। क्या हो जाता है, अम। जैसे हमने अधिगोपम पढ़ा, जैसे हमने सचक्रम पढ़ा, तो अ होने पर क्या हो जाता है, सु का अम हो जाता है। लेकिन यदि अ के अलावा ई है, उ है, ए है, ओ है, तो वह क्या हो जाता है, सु का लोप हो जाता है। सु का क्या हो जाता है, लोप। अव्ययाद आप सुप, सुप का लोप हो जाता है। तो लोप हो गया सु का, सु का लोप हो गया, क्या बचा, ससखी। यही सिद्ध करना है, इति सिद्धम ससखी, यह सिद्ध करना है, इसलिए ससखी रूप की सिद्धि हो गई। ये दो रूप हमने आज पढ़े। इसको फिर से यदि देखें, खाली इतना ध्यान रखिए कि लौकिक विग्रह ससखी का होगा सख्या सदृश, और सखी में टा होगा, सदृश के लिए सह आएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, विभक्ति टा का लोप हो गया, और फिर ये सह का, सह पहले आ गया। अव्ययी भावे चा काले सूत्र से सह का स हुआ, और तब ससखी प्लस ससखी रूप बना। और जब ससखी रूप बना तो इसको पद बनाने के लिए सू लाएंगे। किसी भी प्रातिपदिक को पद बनाना पड़ता है, कारण कि वाक्य में प्रातिपदिक का प्रयोग नहीं होता, वाक्य में पद का प्रयोग होता है, पद। और पद किससे बनता है, सु ओजस प्रथमा विभक्ति लाकर पद बनता है। तो इसलिए यह ध्यान में रखने की बात है सदैव कि पद बनाना पड़ेगा। अब पद बनाने के लिए क्या लाएंगे, प्रथमा एक वचन में सु लाएंगे। और सु का जैसा कि आपको बताया कि सु अगर अ के परे नपुंसक है ना, नपुंसक अगर अ से अंत हो रहा है नपुंसक, तो सु का अम हो जाएगा, और अगर ई से अंत हो रहा है न, तो सु का लोप हो जाएगा। तो क्या बना, ससखी में सु का योग किया था, सु का लोप हो गया। तो सु का लोप होते ही क्या हुआ, ससखी बचा। अब ये ससखी जो है यह पद है, पहले वाला ससखी प्रातिपदिक था, अब ये सु आया और उसका लोप हो गया, तो बचा ससखी। अब ये जो ससखी है यह पद है, और इसको हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। आपका प्रश्न हो सकता है कि वहाँ क्यों नहीं, तो फिर मैं वही कहूँगा, वह ससखी प्रातिपदिक है, उसका वाक्य में प्रयोग नहीं कर सकते। अब सु लगाया, सु का लोप हो गया तो हो गया, लेकिन इसने क्या, लोप होने के बाद भी क्या किया, लोप की इसने पहले ससखी जो प्रातिपदिक था उसको पद बना दिया। तो अब ये जो ससखी है यह पद है, और इसको हम वाक्य में प्रयोग में ले सकते हैं।
स सखी अस्ति, वह में सखी के समान है। रामः स सखी अस्ति, राम अपनी सखी के समान है। तो इस तरह से ससखी रूप की सिद्धि हुई। शेष हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।